students, my name is Jonas Tripathi. Today I will discuss class 12 physics chapter 1st. Okay. आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट. ठीक है, इस पर इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EF I due to an equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन, इसके पहले हमने किस पर देखा था? एक्सियल लाइन पे देखा था. अब इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, बात समझ में? तो किस पर है? ऑन डायपोल पर. ठीक है, डायपोल पर हम देख रहे हैं, डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर. ठीक है, बात समझ में? तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक डायपोल बनाते हैं. ठीक है, एक हमने डायपोल बनाया, मान लीजिए ये डायपोल है. ठीक है, इस पर माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू. ठीक है, अब ये पॉइंट मान लीजिए कि आपका ए है. ठीक है, और ये पॉइंट क्या है? बी. ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि इसका ये सेंटर पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? डायपोल की लेंथ कितनी है? 2L. सपोज दैट डायपोल की लेंथ कितनी है? 2L है. ठीक है, अब यहाँ पे डायपोल की लेंथ 2L है, इसका सेंटर पॉइंट है ये O. ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट O है. ठीक है, अभी हम इसके पहले क्या देखे थे कि आपका जो डायपोल था, ठीक है, वो डायपोल जो था वो आपका ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आपका जो जब एक्सियल लाइन देख रहे थे तो जो एक्सियल लाइन थी वो किससे जाती थी? पोल से होकर जाती थी ना. डायपोल के पोल से होकर जाती थी, एक्सिस से होकर जाती थी ना. ये एक्सिस से, इससे डायपोल के एक्सिस से एक्सिस को आगे बढ़ाते थे, तो इसको हम क्या बोलते थे? एक्सियल लाइन. अब हम यहाँ इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं. किसकी? इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं. ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेटोरियल लाइन की. तो इक्वेटोरियल लाइन की जब बात कर रहे हैं तो इक्वेटोरियल लाइन कहां से जाएगा? इसके सेंटर से, डायपोल के सेंटर से होकर जाएगा. किससे? सेंटर से. ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी यही क्या होगी? आपकी इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ये इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, यही पॉइंट P है जहां पे हमको क्या निकालना है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. ठीक है, फाइंड करना है. ठीक, तो मान लीजिए कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है? R है. यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है? मान लीजिए R. ठीक है, ये लेंथ R है. अब यहाँ से इस पॉइंट को मिला दें. यहाँ पे आपका एक टेस्ट चार्ज क्या Q0 रखा गया है. क्या रखा गया है? Q0 एक टेस्ट चार्ज रखा गया है. ठीक, अब ये टेस्ट चार्ज क्या करता है कि हाँ, अब यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज रखा गया है, तो Q0 टेस्ट चार्ज इस माइनस Q की वजह से इस तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा. ये Q0 टेस्ट चार्ज जो है माइनस Q की वजह से किस तरफ? इस तरफ अट्रैक्ट होगा. बात समझ में? तो जब इस तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसको इस तरफ लेके आएंगे ना. तो ये Q0 टेस्ट चार्ज को इस तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये लाइन को ऐसे मिलाते हैं, ये डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? E1 होगी. ठीक है, क्या होगी? E1. क्या होगी? E1. बात समझ में? अब ये प्लस Q चार्ज है, ये इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल लाइन पर ये जो टेस्ट चार्ज है Q0, इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. और रिपेल किस डायरेक्शन में करेगा? इस डायरेक्शन. ठीक है, तो इसको हम क्या नाम दे दें? E2. यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको? E2. ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर लगाएगा ये कौन सा है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इसको नाम दे दें E2 होगा. ठीक है, तो अब इस लाइन को यहाँ से मिला दें. ठीक है, ठीक है, तो अब ये आपका ट्रायंगल बन गया है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, कहाँ होगी? ठीक है, तो ये E1 है और ये E2 है. आप वेक्टर में पढ़े थे, जब पार्ट फर्स्ट में वेक्टर में पढ़े होंगे कि जब दो लाइन ऐसे रहती है, ठीक है, वेक्टर में, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे E2 भी वेक्टर में है और E1 भी वेक्टर में है. ठीक है, तो यहाँ पे जब E1 E2 ऐसे दो लाइन रहती हैं तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट आता है वो ये होता है. ठीक है, ये रिजल्टेंट आता है. बात समझ? तो ये पार्ट फर्स्ट में हम पढ़े थे, मतलब कि 11th में. ठीक है, इसमें
चैप्टर का नाम क्या था, वेक्टर, ठीक है, उसमें हम पढ़े थे इसको। तो अब यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे, तो इसका जो वेक्टर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्या होगी, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये रिजल्टेंट, ठीक है, ये क्या है आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, बात समझ में। अब यहाँ पे ई है, तो अब यहाँ पे देखें अगर, तो आपका क्या है कि सबसे पहले इसको जानने के लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रिजल्टेंट कितना आएगा निकालने के लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस को देखना होगा। अब इसका डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें किसका, एपी का, E1 निकालने के लिए हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए ना, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो हमको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है, ये डिस्टेंस पता करने के लिए हम सबसे पहले पता करेंगे डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस हम पता करें तो यहाँ पे देखें कि डिस्टेंस किससे निकलेगा, ये आपका एक ये L डिस्टेंस है और ये भी L डिस्टेंस है, क्योंकि डायपोल 2L है टोटल लेंथ, और ये L होगा OA और OB आपका क्या है L होगा, बात समझ में। तो अब यहाँ पे हम निकाल लें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कि ये वाला लेंथ ए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम, सबको याद होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप डायरेक्ट हम लिख दें इसको, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ए पी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस में यहाँ पे रख दे, ये आपका क्या आ गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब सिमिलरली इसी प्रकार ये भी होगा, आपको देख रहे हैं यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल लगाएं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल लगाएं तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, इसकी डिस्टेंस जो आएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस वही आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे, बात समझें। अब यहाँ पे देखें कि ये जो वेक्टर जो ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 आया है, ठीक है, इन दोनों का कंपोनेंट, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है। अभी देखिए हम क्या करते थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होता था, E1 इस डायरेक्शन में और E2 इस डायरेक्शन में, वहां पे क्या होता था, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते थे, माइनस कर देते थे, जो ज्यादा होता था उसमें से कम वाला माइनस कर देते थे। और जब ऐसा होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही साइड में रहता था, E1 और E2 एक ही साइड में होता था, तो E निकालने के लिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए दोनों ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ये दोनों केसेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि दोनों यहाँ तो रिजल्टेंट अलग ही दिशा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, E1 और E2 भी अपना अलग अलग, क्योंकि ये वेक्टर में है तो अलग अलग क्वांटिटी अपना बताएंगे, ठीक है, आप दोनों दो दो कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे, दो कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे, तो E1 अपना दो कंपोनेंट्स कौन सा बनाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बनाएगा, ठीक है, तो E1 अपना वर्टिकल कंपोनेंट्स ये बनाएगा इस साइड में, ठीक है, और E2 अपना E1 हॉरिजॉन्टल इस साइड में बनाएगा और वर्टिकल इस साइड में बनाएगा E1, ठीक है। तो अगर हम इसको मान ले थीटा, इस एंगल को हम मान ले थीटा ना, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कैसे, ये दोनों आपकी क्या है, कैसी है, पैरेलल लाइन, और ये लाइन इस पर क्या कर रही है, कट कर रही है, ये आपका कैसे एंगल है, अल्टरनेटिव लीनियर एंगल, ठीक है, तो अल्टरनेटिव लीनियर एंगल है ना, इसलिए इक्वल होगी, ये थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ, और ये अगर थीटा हुआ तो ये भी आपका थीटा होगा। इस जैसे ये आपकी अगर इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, ये कैसी लाइन हो जाती है, पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन का ये जो है ये एंगल कैसा है, हा? ये एक जैसा एंगल है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आपको पता है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या है आपका कि एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब ये आपको पता हो गया डिस्टेंस भी, अब यहाँ पे थीटा, ये भी थीटा, अब इनके दो E1 के दो कंपोनेंट्स कौन, एक आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा और एक वर्टिकल बनेगा, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या बना आपका, जिससे एंगल थीटा लगा होता है, जिससे
जिससे थीटा लगा होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब वेक्टर होता था, ठीक है, जब ऐसे ही वेक्टर निकलते थे तो यहाँ दो कंपोनेंट्स बनते हैं, ठीक है, वेक्टर के हमेशा दो कंपोनेंट्स बनते थे, एक हॉरिजॉन्टल होता है, अगर यहाँ से ये रिजल्टेंट है कि दो कंपोनेंट्स E1, ठीक है, और E2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर ये थीटा है तो E1 cos थीटा, और ये आपका वर्टिकल जो है E2 sin थीटा, ठीक है, ऐसे बनता, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जिससे एंगल लगा होता है वो आपका किस में होता है, cos थीटा में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, ठीक है, ये इससे एंगल लगा हुआ है, और ये वर्टिकल है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल E1 cos थीटा कंपोनेंट बना, और वर्टिकल जो कंपोनेंट बनेगा क्या बनेगा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, ठीक है, E1 sin थीटा पसंद है। अब यहाँ पे इसके बाद आपका आते हैं ये E2 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये ना हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल, दो कंपोनेंट्स बनेंगे, पसंद है। तो इसके भी दो कंपोनेंट बने, एक ये आपका क्या हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल, यहाँ भी थीटा इससे लगा हुआ है, तो ये वाला आपका क्या बनेगा E2 cos थीटा, ठीक है, और ये वाला आपका वर्टिकल वाला क्या बनेगा E2 sin थीटा, ठीक है, ये वाला E2 cos थीटा और ये आपका E2 sin थीटा। मैंने मतलब बोला कि जिससे थीटा एंगल लगा होगा वो आपका क्या होगा cos थीटा में बनेगा, और जिससे एंगल नहीं लगा होगा, जहाँ पे थीटा नहीं लगा होगा, वो आपका क्या बनेगा sin थीटा में बनेगा। आप ये कह सकते हैं कि आपका हॉरिजॉन्टल जो है वो किस में बन रहा है, किसमें बन रहा है cos थीटा में, और वर्टिकल जो बन रहा है वो sin थीटा में बन रहा है, पसंद है। तो अब यहाँ ये सारी चीजें आपको पता हो गई, तो अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं ना, कैसे, आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना होगा, क्या लिखेंगे आप E1 E2 पहले निकाल लेते हैं। अब E1 E2 हम निकालेंगे, E1 किसके किसके बीच में है, -Q और Q0 टेस्ट चार्ज, यहाँ Q0 टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, Q0 टेस्ट चार्ज के बीच में, ठीक है, -Q और Q0 के बीच में है, और E1 है, इसकी डिस्टेंस कितनी है √L² + R², ठीक है। तो E1 निकालेंगे, E1 आपका निकल के कितना आएगा, अब अभी इसके पहले एक्सियल वाले में निकाले थे ना, तो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपान, ठीक है, Q ये वाला चार्ज, अब ये माइनस है तो माइनस प्लस तो रखा नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ Q ही रखेंगे, ठीक है, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, ये इसे Q0 टेस्ट चार्ज को इस तरह अट्रैक्ट कर रहा है ना, यहीं पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है आपका ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 बन रहा है, तो E1 जब निकालेंगे तो वो इसी दोनों के बीच में निकलेगा ना, यहाँ पे चार्ज आपका क्या है Q है, ठीक है, चार्ज को Q रखेंगे, और इसके बाद -Q वाले, लेकिन हम Q ही रखेंगे, ठीक है, माइनस प्लस से हमको मतलब नहीं है क्योंकि हम मॉड रखते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है √L² + R², तो डिस्टेंस यहाँ पे रखती है √L² + R², ये डिस्टेंस है। अलोंग किसके है, P से A की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ, यहाँ Q0 टेस्ट चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, P से A की तरफ, और हमने बताया था कि जिस तरफ अट्रैक्ट होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि Q0 टेस्ट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही बताता है फील्ड लाइंस का, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ उसकी इंटेंसिटी जाएगी, ठीक है, तो ये डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा अलोंग PA, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी अलोंग PA, बात समझे। अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो E2 निकालेंगे। अब E2 किसके किसके बीच में है, आपने E2 देखा, ठीक है, E2 कहाँ पे है, ये इसके बीच में, +Q और Q0 के बीच में, ठीक है, +Q और Q0 के बीच में, ये क्या कर रहा है इधर रिपेल कर रहा है, E2 यहाँ पर, तो E2 निकालेंगे, वेक्टर E2 निकालेंगे तो वो भी आपका आ जाएगा Q अपान 4 पाई, क्योंकि प्लस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर में, डिस्टेंस वही है ना, डिस्टेंस वही है, ठीक है, √R² + L², ठीक है, √L² + R² चाहिए,
ठीक है। अब यहाँ पे अब इसका डायरेक्शन क्या है, क्या कर रहा है, Q प्लस Q क्या कर रहा है, इसको चार्ज को, जस्ट Q चार्ज को इस तरफ रिपेल कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q2 जो है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, किसके डायरेक्शन, अलोंग, इसके डायरेक्शन में अलोंग, ये बनेगा अलोंग, और समझ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है आपका कि आपको ये पता हो गया E1 और E2, ठीक है, कितना, ठीक। तो अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की बात करें उससे पहले हम एक चीज जानेंगे। यहाँ पे देखें तो ये जो वर्टिकली अपोजिट कंपोनेंट बने हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट बने हैं इनके E1 और E2 के, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए वर्टिकली अपोजिट है और इक्वल, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा ये इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पे E1 E2 देखिए इक्वल निकल के आया है, इक्वल आया है E1 E2। तो यहाँ पे जो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा बनेंगे इक्वल बनेंगे, और दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, एक इस डायरेक्शन जा रहा है, एक इस डायरेक्शन जा रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बात समझना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा किससे, E2 cos थीटा से और E1 cos थीटा से, किससे, E2 cos थीटा से और E1 cos थीटा से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दें नोट में E1 एंड E2, E1 एंड E2 resolve, E1 and E2 resolve into two components, E1 and E2 resolve into two components, ठीक है, resolve into two components। और दूसरा क्या है, वर्टिकली अपोजिट वाले जो है वर्टिकली कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है एक दूसरे से, क्योंकि इक्वल है तो कैंसिल आउट, और अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जा रहा है। आप ये भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वर्टिकली वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट that is E2 sin theta and E1 sin theta, E2 sin theta and E1 sin theta are cancel out, ठीक है, each other, और कैंसिल आउट each other, बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या है कि E1 और E2 ये कैंसिल आउट हो जा रहा है एक दूसरे से, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट है, देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसको हम इरेज कर दें, आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम E1 और E2 निकालेंगे, ठीक है। तो सॉरी, अब नेट इलेक्ट्रिक E1 E2 तो हम निकाल चुके हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही वेक्टर सम कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों को देख रहे हैं ना, इसी की वजह से E2 cos थीटा और E1 cos थीटा की वजह से ही क्या हो रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजॉल्व हो रहा है, जैसा कि अभी मैंने लिखा था, ठीक है। तो अब इन दोनों को देखो एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में आपका क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट EFI इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और हमको ये पता है कि E1 और E2 हमारे इक्वल है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि अभी हमने देखा था इसके पहले जस्ट निकाल करके कि E1 जितना आया था उतना ही E2 आया था, ठीक है। तो E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 के स्थान पे भी E1 लिख सकते हैं, E1 cos थीटा ना। अब ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 2E1 cos थीटा ना। तो E1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमने जो निकाला था E1 की वैल्यू वो पुट कर देंगे। तो E इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ओके, R
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, ये मिल गया हमको। अब यहां से मिल गया E इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं, ठीक है। ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला पता है क्या, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, बेस अपान परपेंडिकुलर। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक है, हाँ, बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस होता है ना, आपको पता है, हम फॉर्मूले को पढ़ेंगे साइन कॉस टैन का, ठीक है। तो कॉस का जो है कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला भी होता है जो आप लोग याद कर लीजिएगा, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद किए हैं, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, PBH, हर बोली, ठीक है। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा साइन और ये आपका क्या हो जाएगा कॉस और ये आपका क्या हो जाएगा टैन। आप याद कर सकते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर बोली, ठीक है। मतलब कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस और बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस थीटा में बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो कॉस थीटा में बेस अपान हाइपोटेनस हम लगा दिए, बस समझ में। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप लगा दीजिए, तो अब यहाँ पे आपको बेस पता है, बेस कितना है L है ना, और हाइपोटेनस भी पता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर रखेंगे L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे रख दिए। तो अब यही वैल्यू उठा के कॉस थीटा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो चलिए पुट कर देते हैं। E इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एल अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में ये वाला, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे, हाँ, अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था कि यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, ये स्क्वायर, ठीक है। क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि आपने वहां पे देखा होगा पहले कि फॉर्मूला क्या था कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर होता है तो उसी बेस पे ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर से ये रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर से ये रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा आप, ठीक है। पहला वाला जो फॉर्मूला लिखा है वहां पे ये आर होल स्क्वायर हो जाएगा उसका, ठीक है। यहाँ पर भी ये स्क्वायर, ठीक है। तो अब असल में ये स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे रूट ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर तो रूट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बात समझ नहीं समझ में आया तो दिखा देते हैं आपको। और जैसे मान लीजिए कि कोई रूट में यहाँ पे लिखा गया है, तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। तो जैसे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये रूट में है ना, इसका होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर 2। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो आपको बचेगा क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये बचता है। तो यही चीज यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा आपका बचेगा, बस समझना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा, इसको हम यूज करते हैं, इसी को जरूरत नहीं। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि ये निकल के आपका आ जाएगा E, ठीक है, E इज इक्वल टू आपका 2QL अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, इसका अंडर रूट है, ठीक है। अंडर रूट है तो इसमें इसकी होल पावर 1/2 कर सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
तो होल पावर 1/2। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन में पावर जुड़ जाती है तो जोड़ देंगे। तो E इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2QL/4πε0। अब यहाँ पे r² प्लस L², अब दोनों पावर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और 1 + 2 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे r² प्लस L² होल पावर 3/2 हो जाएगा। समझ में कर सकते हैं आप। 1/2 इसकी पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 मान लिया, 1 + 1/2 को ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन सबको आता है 2 × 3/2 आएगा। ठीक है, वही पावर हमने यहाँ पे 3/2 रखा है। बात समझ में? तो अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे 3/2 पावर हो जाएगा। अब इस 2QL, इसको पता है ये डायपोल का फॉर्मूला होता है ना, डायपोल मोमेंट का। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पर रख दें, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर P/4πε0 r² प्लस L² होल पावर 3/2। ये आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसका स्पेशल केस करेंगे। ठीक है, और स्पेशल केस करने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं। इसके पहले हम जो लिखे थे आपको E1 E2, ठीक है, हमने E1 को क्या लिखा था, E1 इक्वल टू लिखा था Q/4πε0। ठीक है, अंडर रूट में r² प्लस L² ना, ये लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लगाया था, इसका स्क्वायर लगता है, ये आपको लिख लीजिए। ठीक है, तो E2 इक्वल टू Q/4πε0 ब्रैकेट में अंडर रूट r² प्लस L², ठीक है, का होल स्क्वायर, ये भी। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये स्क्वायर वहाँ पे छूट गया था। ठीक है, इसलिए बीच में हमने फिर से डाला स्क्वायर। ठीक, तो बात समझ में? ये स्क्वायर रहता है क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, पहले बताया जा चुका है। ठीक है, Q/4πε0 r² होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो टोटल r ही है, आपका डिस्टेंस ही है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझना? तो चलिए इसमें कंफ्यूज मत करिएगा कि बीच में स्टेप छूट गया था, ये मिस्टेक होना है, बाई मिस्टेक। ठीक है, तो वो मिस्टेक हुई थी, तो अभी इसलिए बता दिए इसको कि कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सर बीच में कैसे स्क्वायर ला दिए, ये कंफ्यूज नहीं होगी, सर बीच में कैसे स्क्वायर ला दिए, फिर स्क्वायर नोट से कैंसिल कर दिए। ठीक है, ये स्क्वायर हमको पहले लिखना चाहिए था, लेकिन हम वहाँ पे बाई मिस्टेक उसको छोड़ दिए। बात समझ में? तो अब यहाँ पे क्या है आपका कि वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर P/4πε0 r² प्लस L² का होल पावर 3/2। बात समझे? तो अब यहाँ पे जैसे हम एक्सियल लाइन पर किए थे स्पेशल केस, वैसे इसमें भी एक स्पेशल केस करेंगे इसका। ठीक है, वो जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसी का हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। बात समझ में? तो देखते हैं, E इक्वल टू स्पेशल केस करें फॉर शॉर्ट डायपोल, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस फॉर शॉर्ट डायपोल। ठीक है, फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल के लिए स्पेशल केस करें तो शॉर्ट डायपोल के लिए स्पेशल केस क्या होगा। अब यहाँ पे हम रखें, अगर मान लें कि L इज वेरी वेरी लेस देन R, मतलब L इक्वल टू 0, क्या L इक्वल टू 0 हो जाए, तब यहाँ पे L इक्वल टू अगर 0 रखें तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा आपका वेक्टर P/4π एज इट इज रहेगा। ठीक है, ε0 और r² प्लस 0 पावर 3/2। अब यहाँ 3/2 पावर, ये बन जाएगा आपका क्या, वेक्टर P/4πε0। ठीक है, अब 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे r² की पावर 3/2, ये 2 से ये पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आपका बनेगा क्या, वेक्टर E इक्वल टू P/4πε0 r³। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला मिलेगा किसका, डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो
तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। बात समझ में आई? तो इसमें कहीं डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है तो उसको पूछ सकते हैं कॉल करके या मैसेज करके, ठीक है। और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर नहीं लिखा था उसको आप लोग याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना उसमें, वहां पे स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। वो बीच में हमने स्क्वायर डाला था क्योंकि आगे हम स्क्वायर भूल गए थे करना, ठीक है, इसलिए मैंने उसको बता दिया, ठीक है। बात समझ में आई? तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। आई होप सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप यू स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।